अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। पेश है कहानी कनीज़ की 5वीं किस्त। तवज्जो फरमाएं। एक साइकिल रिक्शा बदरुद्दीन के दरवाजे पर आकर रुका तो नकाब पोश कनीज़ व कशिश हैरत से मकान और कुर्ब व जुआर का जायज़ा लेती हुई रिक्शा से उतरी और रिक्शा वाले को देने के लिए कनीज़ अपने पर्स से पैसा निकालने लगी तो कशिश मकान पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करके बड़बड़ाई, इस मकान का हुलिया ही मकीनों की बेबस ज़िंदगी की गवाह है कनीज़। रिक्शा वाले को पैसा देते हुए कनीज़ ने कहा, मैं पहले ही से समझ रही थी आप ही, देखे ना बद्दू भैया हैं भी या नहीं। दोनों आगे बढ़ी और कनीज़ ने दरवाजे पर दस्तक दिया तो लम्हा भर बाद गेट खुला। सामने नहायत लागर व नातवा खातून हुस्ना बेगम लाठी के सहारे खड़ी थी। उसकी मौजूदा हालात से कनीज़ व कशिश को समझने में कतई दुश्वारी नहीं हुई कि खातून उम्र के लिहाज से नहीं बल्कि खाने पीने की कमी के सबब इस कदर कमज़ोर है। बहरसूरत दोनों बहनें नकाब हटाकर बैक वक्त अस्सलामु अलैकुम खाला जान कहा तो हुस्ना भी हैरत से मुस्कुराकर जीती रहो बेटी कहा। इतना ही नहीं, वो मज़ीद बोली, हमारे घर खुदा की इस कदर हसीन मखलूक की आमद। कौन हो बेटी तुम लोग, अंदर आ जाओ। हुस्ना भी सामने से हट गई और दोनों लड़कियां अंदर दाखिल होकर घर के पूरे माहौल का जायज़ा लेने लगी। दो जानिब से 3-3 कमरे और चारों जानिब से पुख्ता सेहन, उनमें एक जानिब बावर्ची खाना था और लंबा चौड़ा आंगन भी मौजूद था, जिसके एक किनारे बैतुल खला और बड़ा सा गुस्लखाना। आंगन में एक जानिब अमरूद का छोटा सा गुंजान पेड़ फूलों से लदा था और दूसरी जानिब एक कामयाब ट्यूबवेल भी मौजूद था। हुस्ना बेगम ने कहा, इसी चारपाई पर बैठो बेटी, मुझे और मेरा बिस्तर देखकर नाक भाव मत सिकोड़ना। मेरे पास अल्लाह की दी हुई बस यही सब नेमतें हैं जो तुम लोगों की नज़रों के सामने है। तीनों खातीन चारपाई पर बैठ गई थीं। कनीज़ ने पूछा, क्या इस घर में आप तन्हा रहती हैं खाला जान? हुस्ना बेगम ने मायूस लहजे में कहा, मेरा एक बेटा भी है, शेख बदरुद्दीन। सर झुकाकर कुछ सोचते हुए मज़ीद बोली, उस नामुराद के मुतालिक क्या बताऊं? किसी मज़ार के बुझते हुए चिराग की तरह है। उसकी हालत मकान की खस्ता हाली से ज़ाहिर है बेटी। कनीज़ ने फ़ौरन पूछा, वो निकम्मे हैं क्या, वरना घर की हालत इस तरह बेरौनक नहीं होती, जबकि मकान बेहतर वो ठोस है। हुस्ना बेगम बेबस लहजे में बोली, तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी देते हुए नहीं बनता है मुझे। बेटे की शिकायत साबित होगी, जिसे अपनी ममता से लबरेज माँ खुद ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। कनीज़ व कशिश हैरत से हुस्ना बी का चेहरा देखने लगी। एक लम्हा के तवक्कुफ़ के बाद कशिश बोली, हम आपके बेटा को जानते हैं खाला जान। उन्होंने ही हमें कहा था कि आप हम लोगों से मिलना चाहती हैं। अब हुस्ना बेगम मुताहिर निगाहों से दोनों का मुंह तकने लगी। फिर बोली, बदरुद्दीन ने जो कुछ तुम्हें बताया उसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है मैं नहीं जानती बेटी, बल्कि मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम लोग कौन हो। दोनों बहन ने हैरत से हुस्ना बी का चेहरा देखा और कनीज़ ने फ़ौरन सरगोशी की। बद्दू भैया झूठ क्यों बोले आप ही? मुझे नहीं पता, कशिश ने उसका मुख्तसर जवाब दिया और दूसरे ही पल वो हुस्ना बी से मुखातिब होकर बड़े दिल से बोली, हम तवाइफ और तवाइफ ज़ादियाँ हैं खाला जान। उसकी बातें सुनकर हुस्ना बेगम मुस्कुरा पड़ी। सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह। तवाइफ और तवाइफ ज़ादियाँ कुदरती हुस्न से हमेशा माला माल रहती आई हैं बेटी, तभी तो ज़माने के बड़े बड़े रईस व उमरा उनकी चौखट पर सजदा रेज होते रहे हैं। कशिश फ़ौरन बोली, लेकिन नफ़रतों का शिकार भी तो होती रही हैं। बहरहाल मेरी हकीकत जानकर आपके दिलो दिमाग में भी तो शोले भड़क उठे होंगे खाला भी। हुस्ना बेगम चौंकते हुए बोली, क्या तुम्हें खुद से नफ़रत है? कशिश ने फ़ौरन कहा, बिल्कुल नहीं, हमें खुद से नफ़रत क्यों होगी खाला? तो फिर ये सवाल मुझसे क्यों किया? मैं भी तो औरत ही हूँ ना। वैसे तुम खुद भी अपने आप से नफ़रत कर सकती हो, अगर ख्वाबों का ताजमहल देखकर तुमसे कोई चूक हो जाए। वैसे मुझे भी
खुद से नफरत है। पूछोगी क्यों, तो मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं। सोचती हूँ वालिदैन ने ऐसे आदमी से मेरी शादी ही क्यों कर दी जो मजदूरी करने के काबिल होते हुए भी आलसी और निकम्मा था। ऐसा भी नहीं कि लोग नहीं जानते थे, वो मेरा फूफीजाद भी था। वालिदैन ने ख्याली पुलाव पकाया, शादी के बाद संभल जाएगा, सुधर जाएगा और जिम्मेदारियों को महसूस करने लगेगा। खाक महसूस किया। अल्लाह ने एक बेटा भी दिया तो वो भी वैसा ही निकला। वैसे मैंने तो इसी मुजफ्फरपुर की ऐसी ऐसी तवाइफों का जिक्र सुन रखा है जिसकी चौखट पर बड़े बड़े नवाब, ज़मींदार और रईस व उमरा सर रगड़ रगड़ कर मर गए, मगर वो दौलत के दम पर नाजायज़ ढंग से तवाइफों का जिस्म हासिल नहीं कर सके। अब दौरे हाजरा में तवाइफों के हालात क्या हैं मैं नहीं जानती। कशिश ने कहा, अब फरेब खुर्दा तवाइफों के कदम अगर डगमगाते हैं और किसी बच्चे बच्ची का जन्म होता है तो कोशिश रहती है कि उसे आला तालीम दी जाए ताकि वो बरसरे रोज़गार व नौकरी पेशा अख्तियार कर सके, क्योंकि मौजूदा माहौल में अब मर्द व ख़ातीन दुनिया के हर शाहराह पर साना बशाना होते जा रहे हैं। हुस्ना बी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं बेटी, बहुत बेहतर सोच है, वरना कम अज़ कम हमने नहीं सुना कि किसी तवाइफ या तवाइफजादी की डोली उसके कोठे से निकलकर शान बरतरी के साथ किसी रईस व उमरा की हवेली में गई है। मगर हाँ, हमारा बदरुद्दीन आपके कोठे पर जाता है क्या? कशिश बोली, जी खाला जान, मगर उनसे कुछ लिया नहीं जाता है। हुस्ना भी बेबसी से मुस्कुरा कर बोली, इसके पास है ही क्या बेटी, बाप दादा से इसे कुछ भी तो नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ था ही नहीं तो देते भी क्या। अब न जाने कहाँ कहाँ ठोकरे खाता फिरता है। कनीज़ फ़ौरन बोली, उन्हें कोई काम करने की हिदायत क्यों नहीं करती हैं खाला जान? हुस्ना बोली, काम करने का लगन तो लोगों के अंदर खुद पैदा होता है बेटा, बाप की ही तरह आलसी और काहिल है, शायद नुत्फे का असर है। कनीज़ ने पूछा, खाला जान ये घर तो आप लोगों का अपना ही है ना? हुस्ना बेगम बुरी तरह चौंक पड़ी। एक लम्हा के लिए कुछ सोचा और उसके होंठों पर एक बेबस मुस्कान आकर चली गई। लिहाजा बेबसी से ही बोली, ये घर हमारा नहीं है, आर्जी तौर पर यह घर किसी फरिश्ते रहमत की अता करता है। चुनांचे हुस्ना बेगम ने अपने ससुर मोहम्मद निज़ामुद्दीन की 8 धूर गैर मजरूआ ज़मीन में बनी झोपड़ी और उसके रिक्शा चलाने से लेकर अपने शौहर अब्दुल कादिर निज़ामी की काहिली और बार बार अपनी जानिब से एहसास दिलाने के बाद इस्माइल सरकार से मिलने व उनकी बेशुमार इनायतों का जिक्र करते हुए उसका ये भी बताना कि वो बरसहा बरस से जिस मकान में सकूनत पजीर है वो भी रईस आज़म इब्राहिम सरकार के नाम की मिल्कियत है, जिसे उनके अब्बा जज साहब हज़रत इसराफील जलालपुरी ने अपने लख्ते जिगर इब्राहिम सरकार के नाम ख़रीदा था। हुस्ना बेगम ने यह भी बताया, इस घर के अलावा भी उनकी 2 आलीशान इमारतें बरहमपुरा व सातपुरा में वाक़ हैं। बहरहाल ये मकान इस्माइल सरकार ने हमें हमारे हालात संवरने तक के लिए रहने के लिए अता की थी, जिसके बेमरम्मत हो रहे छप्पर वगैरह की हल्की फुल्की मरम्मत भी हमारे शौहर व बेटे से नहीं हो सका। मेरे शौहर अब्दुल कादिर को जो रियायतें इस्माइल सरकार ने दे रखा था उससे हमारे हालात व ज़िंदगियाँ खुशहाली की जानिब तेज़ी से बढ़ने लगी थी। मगर ऐसे में मेरे शौहर अब्दुल कादिर को शराब नोशी व अय्याशी सूझने लगी, क्योंकि रंग बिरंगे मिजाज रखने वाले दोस्तों का हल्का रफ्ता रफ्ता वसी होने लगा था। चुनांचे शराब नोशी करना, मुजरा सुनना और पेशावर औरतों से ज़ोर ज़बरदस्ती करना मरहूम की फितरत बन गई। लिहाजा मोहल्ले के कुछ मजलूम मर्द व ख़ातीन सीधे तौर पर उसकी शिकायत इब्राहिम सरकार तक पहुंचाने लगे। ऐसे में एक शाम वो मुजफ्फरपुर के उसी महल्ले में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त भी बदरुद्दीन के वालिद शराब पीकर किसी पेशेवर औरत के कमरे में पाए गए।
लिहाजा सरकार के मुलाजिमों ने जो उनके हुक्म के मुताबिक पहले से वहाँ सुराग रेसानी के लिए तैनात थे, पकड़कर उनके हुजूर में पेश किया तो वो गुस्से से लाल हो उठे और सज़ा के तौर पर इस्माइल सरकार की दी हुई कारकर्दगी से बड़े सरकार ने महरूम कर दिया। उस वक्त बदरुद्दीन सिर्फ 7 साल का था, लिहाजा उस कम उम्र बच्चा और खास कर मुझ पर तरस खाकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मकान में रहने दिया। चंद माह के अंदर ही कादिर ऐसे बीमार हुए कि नफसी के आलम में वो दवा और ग़िज़ा के बगैर दुनिया को अलविदा कह दिया। एक तवील सांस लेकर हुस्ना बी ने मज़ीद कहा, बेटी, उन लोगों की मेहरबानियों से ही हम माँ बेटा इस मकान में अब तक भूख और अफलास की ज़िंदगी जी रहे हैं। भले ही वक्त पर बाकायदा भरपेट खाना मैसर नहीं है, लेकिन रहने के लिए पुरसकून मकान तो मौजूद है ना। बदरुद्दीन को कई बार एहसास दिलाया कि जाकर इब्राहिम सरकार से मिले, वो ज़रूर इसे किसी काम पर रख लेंगे, मगर ये अपने बाप को कोसते हुए कहता है, मैं कौन सा मुंह लेकर दरबार में जाऊंगा, हिम्मत नहीं हो रही है मुझे। अब पता नहीं किस तरह की ज़िंदगी जीने की ये कोशिश कर रहा है। ओहो, अल्लाह तू मेरे बेटे को हिदायत दे मालिक, इसके दिमाग के मख्फिल नसों को खोल दे ऐ रब्बुल आलमीन, के अपनी ज़िंदगी और जिम्मेदारियों को समझ सके। हुस्ना बेगम झुरझुरी लेते हुए सर झुकाकर बड़बड़ाई तो कनीज़ व कशिश के दिलों को बेहद सदमा पहुंचा था। कनीज़ ने पूछा, खाला जान, आपने अब तक बद्दू भैया की शादी क्यों नहीं की? हुस्ना बेगम ने बेबसी से मुस्कुराकर कहा, किस कदर मासूम और भोली हो बेटी तुम, न कोई काम न धंधा और न किसी तरह की कोई आमदनी। ऐसे में कौन अपनी बेटी देगा तुम्हारे भैया को, और उसे खिलाएगा कहाँ से? तुम उसे बार बार भैया के लक़ब से मुखातिब करती हो, इससे पता चलता है कि तुम लोगों की निगाहों में इसके लिए किसी हद तक एहतराम और हमदर्दी का जज्बा मौजूद है। अब रहा क्यों और किस बिना पर है ये हमदर्दी, ये मैं नहीं जानती। कनीज़ फ़ौरन बोली, सिर्फ इसलिए है खाला जान कि भले ही ये काहिल और निकम्मे की सफ़ में खड़े हैं, लेकिन हमारी निगाहों में बिलाशुबा एक शरीफ इंसान है। कशिश को अचानक अजीब तरह की बेचैनी सी महसूस हुई। उसका जिस्म पसीने से भीगने लगा, पेशानी पर पसीने की बूंदें उभर आईं। लिहाजा उसने कहा, ठीक है खाला भी, अब हम चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे। वो बैग से 400 रुपये निकाल कर उसकी मुट्ठी में थमाते हुए मज़ीद बोली, ये थोड़ा पैसा है, रख लीजिए, काम आएगा। वो उठकर खड़ी हो गई तो हुस्ना बेगम की निगाहें दोनों के चेहरे पर जम गईं। वो बोली, तुम लोगों की साफ गोई तुम्हारे बेदाग वजूद की अलामत और पाकीज़ा रूहों की शाहिद हैं बेटी। अल्लाह खुश रखे, इज़्ज़त की ज़िंदगी दे और हर मुरादें पूरी करे। दोनों लड़कियों ने ज़ेर लब सरगोशी में आमीन कहा और उसे सलाम करके बाहर निकल गईं। जो ही सड़क पर आई, इत्तफाक से मकसूद अपना खाली रिक्शा लेकर आता दिखाई पड़ा। कनीज़ ने उसे रोका और दोनों उसमें बैठ गईं। चंद फरलांग की दूरी ही तय कर पाई होंगी कि कनीज़ जल्दी से बोली, आपी, वो देखिए मियाँ जान आ रहे हैं। कैसा रहा इनके ड्रामे का डायरेक्शन? वो अपने अल्फाज के साथ हंसने लगी तो कशिश खिजालत आमेज़ लहजे में बोली, मारो कमबख्त को, ऐसी औलाद के होने न होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जी में आता है कि अच्छी तरह इसकी मार पिटाई कर दूँ, मगर लो देखो, वो तो पता नहीं क्यों पहले ही से लंगड़ा रहा है। रिक्शा चलाता हुआ मकसूद इन दोनों की बातें सुनकर यकायक हंस पड़ा। मैं बताऊंगा ना बीबी जी, लंगड़ाने की वजह क्या है। लेकिन उनके करीब पहुंचकर कनीज़ ने कहा, हाँ, ज़रा रोकिएगा, मगर आप लोग कैसे जानती हैं बद्दू मियाँ को? कशिश ने कहा, ये हमारे भैया के दोस्तों में से हैं। बाहर सूरत रिक्शा करीब आते ही रुका तो बदरुद्दीन मुताहिर हो उठा। वो सबों का जायज़ा लेते हुए हैरत से बड़बड़ाया, अजीब इत्तफाक है। कशिश ने कहा, हाँ बद्दू मियाँ, इत्तफाक अजीब ही होता है, और आपका किया हुआ मजाक भी अजीब रहा बद्दू मियाँ, मगर इसका फ़ैसला तो बाद में करूँगी। पहले ये बताएं कि लंगड़ा क्यों रहे हैं? आज फिर किसी ने मालिश कर दी क्या? मकसूद हंसते हुए बोला, मैं बताता हूँ बीवी जी,
बदरुद्दीन फौरन आंखें निकालते हुए मतलब घुर्राते हुए बोला, अरे तुम क्या बकने लगे मियाँ, कुछ तो लिहाज रखो। मकसूद ने कहा, लिहाज के चक्कर में बेमौत मरोगे भैया। बदरुद्दीन उसकी बातें सुनकर खामोश हो गया और मकसूद लड़कियों की जानिब मुखातिब होकर बोला, देखिए बीवी जी, ये आदमी भी अपनी अजीब बातों की तरह ही अजीब है, लेकिन काबिल तारीफ भी है कि लोग भूख मरने पर चोरी चकारी करने पर आमादा हो जाते हैं, मगर ऐसे में भी इनकी खुददारी और ज़्यादा सुलग उठती है। कनीज़ ने शोखी से पूछा, वो कैसे? चुनांचे मकसूद ने गुज़श्ता शब पेश आने वाले वाक़या को हूबहू दोहराया तो कनीज़ मुंह दबाकर हंस पड़ी, जबकि बदरुद्दीन पर पुरकशिश को गुस्सा आने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, हड्डी पंजर टूट गया होता ना तो बेहतर था। ऐसा निकम्मा और काहिल आदमी नहीं देखा मैंने। वो अपने अल्फाज के साथ ही बैग से 200 रुपये निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाते हुए मजीद बोली, लीजिए इस पैसे को रख लीजिए और पहले जाकर डॉक्टर से दवा वगैरह ले लीजिए। बदरुद्दीन सर झुकाए खड़ा रहा तो उसने फिर कहा, क्या हुआ, क्या सोच लगे? कर्ज हंसना समझकर ही ले लीजिए, और हाँ, मकसूद भाई के 20 रुपये भी मैं अभी दे दूंगी। तब उसने निगाहें बुलंद की और तिरछी नज़र से मकसूद पर घुर्राया तो वो धीरे से हंस पड़ा। दांत क्यों दिखा रहा है यार, तुमने ज़रा सा एहसान क्या कर दिया, मेरी इज्जत का फालूदा बना डाला। मकसूद ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन भाई बद्दू मियाँ, मैंने आपकी खुददारी की तारीफ़ें भी तो की है ना। अरे खाक तारीफ़ें की है यार, जहर का पॉलिश मार डाला मेरे किरदार पर। किसी भी तरह अल्लाह मियाँ की जानिब से तुम सवाब के मुस्तहक नहीं हो सकते। कशिश ने कहा, अच्छा, बहुत हुआ। मकसूद भाई ने यकीनन भलाई की है, इन्होंने आपके गायबाने में तो नहीं कहा है न कुछ कि आपकी मदद करने के एवज सवाब के मुस्तहक नहीं होंगे। जो हकीकत बयानी की है वो आपके सामने ही, ताकि आपकी गैरत बेदार हो और ख़ुद भी कमाने की सोचे। कैसे इंसान हो बद्दू मियाँ, माँ उधर भूख प्यास की शिद्दत से तड़प रही है और ख़ुद शेरवानी चढ़ाकर नवाबी दिखाते फिर रहे हो। इस चपकन पजामा में गर्मी नहीं लगती? सारे जहाँ के लोग तो तमस्खर ही उड़ाते होंगे। मकसूद भाई रिक्शा चलाकर घर वालों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, आप नहीं चला सकते क्या? आपके दादा मरहूम तो मरते दम तक रिक्शा ही चलाते रहे थे। ये सुनकर बदरुद्दीन को जैसे बिजली का करंट लगा। वो चौंका और मुंह फाड़कर मकसूद की जानिब देखा तो कनीज ने कहा, इन्हें क्यों घूर रहे हैं? ये बातें आपकी वालदा माजदा ने बताया है। बदरुद्दीन अपने सर के बालों को मुट्ठी में भेजते हुए बड़बड़ाया, उफ, ये बुढ़िया भी कम नहीं है, घर और ख़ानदान का शिकवा करती रहती है। कशिश धीरे से हंसकर बोली, आपने यही सब सुनने के लिए ही तो झूठ बोलकर अपनी माँ के पास भेजा था। हमने जब उनकी हालात का पूछा तो बेचारी के दुख भरे हालात हलक के बाहर आ गए। बदरुद्दीन ने कशिश की नाजुक अंगुलियों के दरमियान फंसे 100 के नोटों की जानिब देखा और चुटकी से पकड़कर अपनी जेब में डालते हुए बुदबुदाया, गुमान होता है खुदाया, अब तू मेहरबान होगा मुझ पर। फिर मकसूद से मुखातिब होकर बोला, अरे बिरादरम मकसूद, ठीक से लेकर जाना यार। थोड़ा रिक्शा का पैडल मारते हुए मकसूद रिक्शा का पैडल मारते हुए बड़बड़ाया, हाँ यार, तुम चापलूसी तो मत बगाड़ो, डॉक्टर से जाकर मिलो और दीवार से गिरने वाली बातें सच सच बताना, वरना दवा कहीं उल्टी पुल्टी न हो जाए। कनीज जो कशिश उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी। फिर उसी पल कनीज ने कशिश के कान में सरगोशी की, आपी मुझे गुमान होता है कि बद्दू भैया के लिए आपकी नज़रें करम बेदार हो उठी हैं। जवाबन कशिश उस पर गुर्राई, फिर बकबक लगा दी तूने, खुदारा चुप हो जा। कनीज ने शोखी से कहा, अच्छा बाबा जैसा कहो। उसी आसना कशिश ने मकसूद से कहा, रिक्शा वो आगे वाली नुक्कड़ पर रोक दीजिएगा मकसूद भाई। कनीज चौंक कर हैरत से बोली, क्यों आपी, यहाँ पर क्यों? तो कशिश ने उसे आँख मार दी तो वो इशारा समझकर खामोश हो गई और रिक्शा नुक्कड़ पर जाकर रुक गया था। दरअसल अपने मोहल्ला में जाकर इसलिए रिक्शा छोड़ना नहीं चाहती थी ताकि मकसूद को उनके तवाइफ या तवाइफजादी होने का मुकम्मल यकीन न हो जाए, और वैसे भी उसका घर और मोहल्ला महज चंद फरलांग की दूरी पर ही वाक़ था।
खैर, कशिश ने बदरुद्दीन के झूठ को कनीज की तरह मजाक समझकर हंसी में नहीं उड़ाया था, बल्कि उसके मकसद को संजीदगी से लिया और काफ़ी गौर व खौज करने पर बदरुद्दीन की ज़ात से मुतल्लिक कनीज की कयास आराई कि अभी बद्दू भैया आपसे खामोश मोहब्बत करते हैं, कशिश को अब किसी हद तक सच ही मालूम हो रही थी। बारसूरत उसने ये भी सोचा कि बदरुद्दीन अपनी खाम ख्याली या खुशफहमी में ही सही, लेकिन उसे यकीन है कि मुझे हासिल करने में वो कामयाब हो जाएगा, लिहाजा इससे कबल वो अपनी माँ से मेरा सामना कराकर मुमकिन है उनका तासुर जानने के लिए ही ऐसा किया होगा, ताकि वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो सके। रही उसकी माँ हुस्ना बेगम की बातें, तो वो कनीज़ व कशिश की निगाहों में एक अक्लमंद खातून साबित हुई थी। उस खातून की कही हुई कई बातें उन लड़कियों के लिए बतौर नसीहत और मोहतात रवि का पैगाम थी। उसने सोचा, साले बद्दू मियाँ को बुद्धू मियाँ हरगिज़ नहीं समझी जाए, बड़ा होशियार है ये। खैर, देखना है आगे वो और क्या सब करता है। उसी लम्हा उसे किसी शायर मोहतरम का एक शेर याद आ गया। पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत, जाक की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। बहरहाल जो भी हो, साले का हौसला काफ़ी बुलंद है। चुनांचे अपने सोच के साथ ही वो धीरे से हंस पड़ी थी। बरसूरत यहाँ पर मैंने 5वीं किस्त मुकम्मल की। इंशाअल्लाह बाकी आइंदा। अस्सलामु अलैकुम।